नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए जीके प्लस साइंस की लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे भाई। आज हमारी क्लास नंबर 31 है। इसके पहले हमने 30 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप सभी लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के क्रमवार अध्ययन कर सकते हैं। वर्दी तो हम आपको दिलाकर ही रहेंगे, आपके सपने जरूर पूरा होंगे, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ पर आप देख लो गाइस, लिखा गया है कि यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। कहने का मतलब क्या है, आप यहाँ पर देख लो गाइस कि यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। तो आइए भाई, अब इसी जोश के साथ, इसी आशा के साथ हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारे सभी प्यारे भाई बहन फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा? पहला क्वेश्चन आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जो है ये कहाँ स्थित है। इसका आंसर देंगे कि उत्तर प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जो है ये कहाँ स्थित है। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है आपसे ये पूछा गया है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं फतेहपुर सीकरी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है, इसका आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप जो है ये कहाँ स्थित है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि सारनाथ में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो चौखंडी स्तूप है ये कहाँ स्थित है? सारनाथ में। राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन डी, सारनाथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर देंगे कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मेरे प्यारे भाई, याद रखना। बताएंगे कि भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था, सॉरी आधार क्या था। देखो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर कि कैबिनेट मिशन के योजना के अंतर्गत 1946, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 आधार था। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? तो जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप बताएंगे कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है यह कब प्रारंभ हुआ। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, मैं उन सबसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक कर देंगे। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए वह सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप सभी को मिला करे। ठीक है, तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि 9 दिसंबर 1946, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई कि उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध जो है ये कब हुआ था। उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध जो है ये कब हुआ था? क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? देखो, आप सभी को पता है गाइस कि उत्तर प्रदेश में जो खानवा का प्रसिद्ध युद्ध है ये कब हुआ था। याद रखना मेरे बड़े भाई, ऑप्शन सी 1527 में। ठीक है, पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1526 में प्रथम युद्ध, उसी के एक वर्ष बाद गाइस खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसीलिए ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि 26 को पानी पिया, 27 को खाना खाया, 28 को चल दिया, सब ट्रिक मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इसका आंसर आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में चंदावर का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। फटाफट आंसर बताएंगे, क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सभी प्यारे भाई। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर गाइस, उत्तर प्रदेश में चंदावर का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? याद रखना मेरे बड़े भाई, 1194 में। मेरे प्यारे मित्र, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया। उत्तर प्रदेश, आंसर दिख गया है, कोई बात नहीं, 1526 में। ठीक है, चलो इसका आंसर बता दो कि उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था।
देखो मैं आपको बता दूं गाइस कि मैं 2 दिन से पीडीएफ नहीं दे रहा था। इसका कारण गाइस कुछ है, मैं वो आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि पीडीएफ के साथ आंसर उसे टिक कर दिया करें। तो मैं आप सबको बता दूं गाइस कि अगर आप कह रहे हैं टिक कर दिए कीजिए, तो मैं आज से जो आपको पीडीएफ दूंगा वो सारे आंसर आपको टिक मिलेंगे, ठीक है भाई। जो भी आंसर आपको, जो भी पीडीएफ आपको मिलेगी उसमें सारे आंसर आपको टिक मिलेंगे, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। हालांकि मैं सबसे नीचे गाइस आंसर शीट दे दिया करता था, लेकिन अब मैं टिक करके दे दूंगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि सामूगढ़ का युद्ध जो है ये 1658 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1658 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन जो है ये किसने किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो बंगाल का विभाजन कब हुआ आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। किनके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ए आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? यह क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो लगभग सभी इसका आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है ये कितने देशों से लगती है? भारत की जो स्थलीय सीमा है ये कितने देशों से लगती है? देखो कितने देशों से लगती है, याद रखना 7 देशों से लगती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ डैश, आपको दिया गया है रिवर। कहने का मतलब है कि हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे स्थित था? देखो हड़प्पा जो है गाइस ये रावी नदी के किनारे स्थित था। राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन डी रावी, ठीक है। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित था। अब यहाँ पर आप देख लो गाइस, मैंने आपके सामने लिखा भी है। देखो जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ जो है ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। हमारे सभी प्यारे भाई स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से सूर्य के किस भाग को मानव द्वारा देखा जाता है? अगर मेरे बड़े भाई आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, आपके लिए पूरी जी जान लगा रहा हूं, तो आप सबका फर्ज बनता है कि इस क्लास को एक बार कम से कम लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सूर्य के किस भाग को मानव द्वारा देखा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा फोटोस्फियर। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन फोटोस्फियर बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना समय लेती है? सूर्य का प्रकाश जो है ये पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना समय लेती है? अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कितनी मेहनत की है आपके लिए गाइस। मैंने कुछ पिक्चर भी कुछ अब यहाँ पर ले ली है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो देखो अगर मुख्य रूप से कहा जाए गाइस तो आपको 8 मिनट से अधिक जहां भी ऑप्शन में मिलेगा आप उसे ही टिक कीजिएगा। अब ऐसा नहीं है कि 8 मिनट से अधिक तो मतलब 9-10 मिनट नहीं। आपको कहीं कहीं गाइस 8 मिनट 20 सेकंड भी देखने को मिल सकता है। कहीं कहीं आपको 8 मिनट 16 सेकंड भी देखने को मिलेगा। कहीं कहीं आपको 8 मिनट 18 सेकंड भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेती है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 8 मिनट 18 सेकंड। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं 8 मिनट 18 सेकंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा गाइस पूरा क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका आंसर बताएंगे कि आकार के हिसाब से निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखो आकार के हिसाब से निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन ए बृहस्पति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बृहस्पति ग्रह जो है गाइस ये आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है। ओके अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सौर मंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का
परिक्रमण काल सबसे कम है? सौरमंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिक्रमण काल जो है ये सबसे कम है? अब देखो गाइज, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप सबको पता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। और इसी का परिक्रमण काल भी कम होगा, जो कि 88 दिन है मात्र। ठीक है, याद रखना मात्र कितना है? 88 दिन है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी बुध। ठीक है, बुध यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सौरमंडल में कौन से ग्रह का सबसे अधिक घनत्व है? सौरमंडल में कौन से ग्रह का सबसे अधिक घनत्व है, यानी कि इसमें कौन से ऐसे प्लेनेट हैं जिसकी डेंसिटी जो है ये गाइस मैक्सिमम है? तो देखो भाई, यहाँ पर जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं पृथ्वी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, पृथ्वी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सोन नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? सोन नदी जो है ये निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो देखो, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि सोन नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालयी नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालयी नदी नहीं है? अगर आपने अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो मैं आप सब प्यारे भाई बहन से दिल से रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार सभी प्यारे भाई बहन इस क्लास को शेयर कर देंगे अपने सभी प्यारे मित्रों तक। तो देखो, कौन सी एक हिमालयी नदी है? ये नहीं है, नहीं है। ठीक है, नहीं है बात कर रहा है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं नर्मदा, नर्मदा जो है गाइस ये हिमालयी नदी नहीं है। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो, नर्मदा नदी का जो उद्गम है ना, ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी से हुआ है। कहाँ से हुआ है? अमरकंटक के मैकाल पर्वत श्रेणी से हुआ है। तो ये हिमालयी नदी नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी नर्मदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? इसका आंसर बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? यह क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे सभी प्यारे भाई बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, यहाँ पर जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यमुना, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। तो ऑप्शन सी आपका जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस स्थान से गोमती नदी निकलती है? अब देखो कि गाइस, जो गोमती नदी है ना, इसी के किनारे अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित है। कहने का मतलब यह है कि लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब गोमती नदी जो है किस स्थान से निकलती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। याद रखना, पीलीभीत से। कहाँ से? पीलीभीत से निकलती है। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? अभी मैंने आपको बताया कि लखनऊ जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर आप सही फटाफट बताएंगे। देखते हैं कि किन किन को याद है या फिर कौन कौन तुरंत भूल जाता है। बताएंगे सभी प्यारे भाई राइट आंसर क्या होगा। देखो, लखनऊ जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है, मैंने अभी आपको बताया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है? यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो, जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि गोदावरी जो है, गोदावरी ये गाइस प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है बात कर रहा है और ये कह रहा है कि गोदावरी नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है। देखो, यहाँ पर जो दामोदर नदी दी गई है, दामोदर नदी, ये गाइस जो है ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी जो है ये निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? कहने का मतलब है जो कृष्णा नदी है ये किस स्थान से इसका उद्गम होता है?
तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं महाबलेश्वर से, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे बड़े भाई यहाँ पर मैंने जीके की क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आप सब प्यारे भाई बहन से दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और अपने मित्रों तक एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को शेयर भी कर देंगे। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। वर्दी तो हम आपको दिलाकर ही रहेंगे, ये मेरा गाइस पूरा विश्वास है, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। हम आपके लिए पूरी जी जान लगा रहे हैं और गाइस हम आपके लिए पूरी दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं ताकि आप सबका सपना पूरा हो जाए। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप सबको वर्दी मिल जाएगी, आप सबके माता पिता का सपना जरूर पूरा होगा। बस आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाय जर्मी सर के साथ, आपको निश्चित रूप से वर्दी दिलाकर ही रहेंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ फिजिक्स में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यक्ष किरणें हैं। अब आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर जो यक्ष किरणें दी गई हैं ये कैसी हैं। इलेक्ट्रॉन के समूह, धनावेशित कणों का समूह, या फिर विद्युत चुम्बकीय विकिरण, या फिर ऋणावेशित कणों का समूह। तो देखो यक्ष किरणें जो हैं ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती हैं। राइट आंसर क्या होगा बड़े भाई? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यक्ष किरणें विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि यक्ष किरणें निम्न माध्यम में न्यूनतम दूरी तय करेंगी। अब देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। अब आपको बिल्कुल अच्छे से पीडीएफ मिल जाया करेगी। तो यक्ष किरणें किस माध्यम में न्यूनतम दूरी तय करेंगी? ऑप्शन बी लोहा में, ठीक हो। देखो मैं आपको बता दूं कि यक्ष की जो किरणें हैं गाइस, इसे जैसे हड्डी अगर टूट जाती है ना तो गाइस उसी में यक्ष किरणें प्रयोग की जाती है। कहते हैं ना चलो यक्सरे करवा लेते हैं, पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन सी हड्डी डैमेज हुई है। तो इसीलिए जो यक्सरे मतलब यक्ष किरण का ही प्रयोग वहां पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग बराबर है। कहने का मतलब यह है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है कितनी होती है। देखो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। देखो प्रकाश जो है गाइस ये निर्वात में गमन कर सकता है, लेकिन याद रखना ध्वनि जो है ये गाइस निर्वात में संचरण नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? दूर दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि पटल विकृति। देखो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया, ध्यान दीजिएगा, इसमें बिल्कुल विपरीत होता है, आप सभी को पता है। जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो उसे निकट दृष्टि दोष होगा। मैंने आपको बताया बिल्कुल विपरीत होता है। जब कोई व्यक्ति अगर नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है तो उसे निकट दृष्टि दोष होगा, और अगर दूर की मतलब वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख लेता है तो उसे दूर दृष्टि दोष होगा। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखना आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर लिखा भी है मायोपिया, ठीक है। याद रखना ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? मुख्य धुरी, या फिर पोल, या फिर अपर्चर, या फिर फोकस। तो देखो जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसे फोकस कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि हवा में उपस्थित आर्द्रता को की मात्रा को क्या कहा जाता है? हवा में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? आज मेरी स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है जिसकी वजह से गाइस मैं पूरी
बहुत तेज आपको नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको गाइस कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपका सपना पूरा हो जाए। तो देखो, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा तरल से अगर गैस में तो वाष्पीकरण होगा, ठीक है, वाष्पीकरण तरल से गैस में। याद रखना, अगर ठोस से सीधे गैस में होता है, ठोस से सीधे गैस में अगर परिवर्तन होता है तो उसे ऊर्ध्वपतन या फिर सब्लिमेशन कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर गाइस तरल से गैस में होता है तो वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पानी का जमाव बिंदु कितना है। कहने का मतलब यह है कि पानी का जो जमाव बिंदु होता है कितना होता है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 273 केल्विन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फटाफट बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि गाइस टाइम आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति कैसी होगी? अनंत हो जाती है, घटती है, शून्य हो जाती है या फिर बढ़ती है? यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति कैसी होगी? देखो, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति भी बढ़ेगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु का तापमान अधिक हो और वह शुष्क हो, या फिर तापमान अधिक हो और जो वायु है वह आर्द्र हो, या फिर तापमान कम हो और वह आर्द्र हो, या फिर तापमान कम हो और वह शुष्क हो। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताएंगे सही आंसर क्या होगा। तो हमें अधिकतम पसीना कब आता है? जब वायु का तापमान अधिक हो और वह आर्द्र हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? देखो, आपको यहाँ पर बता दें कि जो मानक ध्वनि स्तर है ना, ध्वनि का जो मापन की इकाई है वह क्या होती है? डेसिबल। ध्वनि के मापन की इकाई क्या होती है? डेसिबल। और अगर कहा जाए गाइस मनुष्य है और न्यूनतम कितने डेसिबल तक सुन सकता है, तो गाइस ये 6 से 10 डेसिबल तक कम से कम सुन सकता है। अगर इससे कम गाइस अगर ध्वनि स्तर होता है तो मनुष्य सुन नहीं सकता है, ठीक है। अब देखो, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 60 डेसिबल। 60 डेसिबल जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? देखो, जो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है वह होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। आवृत्ति का जो गाइस मात्रक होता है वह क्या होता है? हर्ट्ज होता है, याद रखना है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि जो श्रव्य परिसर है गाइस, ये ध्वनि जो है ये मनुष्य नहीं सुन सकता है, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से अगर अधिक हो जाती है तो उसे सुन नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है कि एक लोहे की गेंद पारद या फिर मरकरी या फिर Hg से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो वह कैसी होगी? यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी, या फिर पारे या पारद की सतह पर तैरेगी, या फिर घुल जाएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। लोहे की अगर कोई गेंद पारद या फिर मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो गाइस जो लोहे की गेंद है ना, वह मरकरी से जो भरी बाल्टी है उसकी सतह पर तैरेगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? अगर आपने अभी तक गाइस क्लास को लाइक नहीं किया है तो मैं आप सब प्यारे भाई बहन से दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक कर देंगे। तो देखो, घनत्व का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी कैसी हो जाएगी? अगर कोई पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी है और अगर उसे पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो घड़ी कैसी हो जाएगी? घड़ी कैसी हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, सुस्त हो जाएगी। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें फिर डैश स्थान दिया गया है, भंडारित तो हो जाती है। मेरे भाई यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें कौन सी ऊर्जा भंडारित तो हो जाती है? याद रखना, उसमें कौन सी ऊर्जा भंडारित तो हो जाती है? यांत्रिकी ऊर्जा उसमें भंडारित तो हो जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, यांत्रिकी ऊर्जा।
ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी जो है ये गाइस जिसमें भंडारित तो हो जाएगी। अगला है कि लोलक का संचलन जो है ये क्या कहलाता है। लोलक का जो संचलन है ये क्या कहलाता है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस मैं आपको बता दूं कि हिंदी की जो क्लास है गाइस ये शाम 6 बजे होती है, लेकिन अब मैंने सोचा है कि बच्चों के द्वारा ये कहा गया कि क्लास का टाइम चेंज किया जाए, तो हिंदी की जो क्लास का टाइम है ये अब आपका 7 बजे कर दिया जाएगा। क्या आप सभी इस समय बिल्कुल फ्री रहते हैं? क्या आपको यह समय सही लग रहा है? एक बार सभी प्यारे भाई बहन फटाफट कमेंट करके बता देंगे कि हिंदी की जो क्लास का टाइम है ये 7 बजे करना उचित होगा या नहीं। फटाफट बता दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गाइस मैंने देखा है कि बच्चे बहुत सारे कमेंट करते हैं कि क्लास हिंदी की क्लास का टाइम चेंज कर दिया जाए, क्योंकि मैं किसी कार्य से नहीं पढ़ पाता हूं। तो इसीलिए बता दीजिए कि हिंदी की क्लास का टाइम 7 बजे क्या सही रहेगा? बिल्कुल सही। चलिए चलिए ठीक है ठीक है। लोलक का संचलन क्या कहलाता है? ऑप्शन बी दोलन गति। क्या कहलाता है भाई? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है। कहने का मतलब है कि आसमान की ओर फेंका गया कोई भी पत्थर हो या फिर कोई भी वस्तु हो या फिर आप कुछ भी फेंकते हैं आसमान की ओर, तो वह पृथ्वी पर किस कारण से या फिर आखिर क्यों वह पृथ्वी पर ही वापस चला आता है। नीचे की ओर लगने वाला दाब इसे पृथ्वी की ओर खींचता है, ये लिखा गया है गलत, ये बिल्कुल गलत है। एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है, ये बात बिल्कुल सही है। और वह बल कौन सा होता है? वह बल होता है गुरुत्व बल। कौन सा बल होता है? गुरुत्व बल। ठीक है, तो गुरुत्व बल के कारण ही जो पत्थर है आसमान की ओर फेंका जाएगा तो पृथ्वी की ओर वापस ही खींचा चला आता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन बी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर आइजैक न्यूटन जो है गाइस, सर आइजैक न्यूटन जो है इन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कार किए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लगने एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा तो उसका विस्थापन कितना होगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी कार्य जो है वह शून्य होगा तो उसका विस्थापन कैसा होगा। अगर उसका कार्य शून्य होता है तो ये जाहिर है कि उसका विस्थापन भी शून्य ही होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी शून्य होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि एक मैट्रिक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है। अब देखो यहाँ पर आपसे क्या कहा गया कि एक मैट्रिक हॉर्स पावर, देखो यहाँ पर अगर आपको केवल और केवल ऑप्शन में हॉर्स पावर दिया जाता है तब तो आप कहेंगे 746 वॉट, लेकिन अगर आपको मैट्रिक हॉर्स पावर यानी कि अगर आपको मशीनी अश्व शक्ति कहा जाता है, मशीनी अश्व शक्ति, तो याद रखना 735.49 वाट, 735.49 वाट जो है गाइस ये एक मैट्रिक हॉर्स पावर बराबर होता है। वाट जो है गाइस ये वाट जो है ये शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है और वाट जो है गाइस ये जेम्स वाट के नाम पर लिया गया है। ठीक है, जेम्स वाट के द्वारा इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन कि सौरमंडल में उपग्रहों की गति जो है किसका उदाहरण है। सौरमंडल में उपग्रहों की गति जो है किसका उदाहरण है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि कोणीय संवेग संरक्षण का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कोणीय विभेदन के लिए मूलभूत राशि है। कौन सी राशि कोणीय विभेदन के लिए मूलभूत राशि है। अब देखो यहाँ पर आपसे कहा क्या गया कोणीय विभेदन के लिए, तो बिल्कुल बात यहाँ पर कोण ही होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एंगल जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन एंगल बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य कैसा होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई वस्तु है गाइस, अगर इसे वृत्ताकार पथ में घुमाया जाएगा तो उसका जो कार्य है वह कैसा होगा। आप सबको पता है गाइस कि अगर विस्थापन शून्य हो जाता है तो किए गए कार्य भी शून्य हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है, अगर कोई वस्तु यहाँ पर घुमाई जाती है और पुनः वह उसी स्थान पर आ जाती है तो उसका जो किया गया कार्य है यह शून्य माना जाता है। याद रखना शून्य होगा, शून्य है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला है कि जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं गाइज कि जड़त्व आघूर्ण यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण, ठीक है, इसका जो गुणनफल है ये क्या कहलाता है, आप सबको पता है। इस गुणनफल को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में टॉर क्यू क्यू के नाम से भी जाना जाता है, टॉर क्यू। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण के गुणनफल को टॉर्क के नाम से जाना जाता है, जिन्हें टाउ भी हम सब कहते हैं। अगला है कि गति के द्वितीय समीकरण डैश के बीच संबंध दर्शाता है, बताएंगे सही आंसर क्या होगा। आप सबको पता है कि गति का द्वितीय समीकरण जो है वह क्या होता है, यस बराबर यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। और ये जो गाइस गति का द्वितीय समीकरण है ना, ये किसके बीच संबंध दर्शाता है, याद रखना सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्थिति और समय के बीच, ठीक है। जो गति का द्वितीय समीकरण है यस बराबर यूटी धन 1/2 AT स्क्वायर जो है, ये गाइज स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, जो प्रक्षेप होता है इसका पथ कैसा होता है, प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलय होता है, आप सबको पता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, परवलय होता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सब प्यारे भाई बहन से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन इस वीडियो को कम से कम अपने दिल की गहराइयों से लाइक जरूर कर देंगे। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय जर्मी सर पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज गाइस कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिसकी वजह से गाइस मैं क्लास बहुत देर तक नहीं ले पाया हूँ, इसलिए मैंने एक्सप्लेन भी ज़्यादा नहीं की है। लेकिन कल से आपकी मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही बेहतर और भी क्लास लाई जाए, ठीक है। और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये जो हमारी क्लास है, मेहनत है, आपको कैसी लगी। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।